नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि पिछले 2-3 दिनों में जो भारी बारिश हुई है राजस्थान में और एमपी में, उससे फसलों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। और खबर ये आ रही है कि बेमौसम बारिश, तेज आंधी, ओलावृष्टि से रबी की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। और दोनों तरह की फसल, जो खेतों में पकी हुई फसल है वो, और जो तैयार हो गई थी फसल, उन दोनों फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तो नुकसान के आकलन के निर्देश भी दे दिए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। इस पर ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक बीकानेर से इंद्र मोहन वर्मा जुड़े हैं, जो लगातार खेती बाड़ी पर पैनी नजर रखते हैं। और साथ ही एक किसान जुड़ रहे हैं, श्रीपाल शर्मा साहब राजस्थान से हैं। और साथ ही वायदा बाजार पर बात करने के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, IIFL सिक्योरिटीज के, और भाविक पटेल हैं, ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल इंद्र मोहन वर्मा जी आपसे है कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है? क्या वाकई ज्यादा नुकसान हो गया है क्या रबी की क्रॉप से, जो पिछले 2-3 दिनों में भारी बारिश हुई है उससे? हाँ सर, ये क्या है कि अभी फसल सारी अभी पकी हुई है। गेहूं, जो इसबगोल, जीरा, चना, सारी फसलें पकी हुई थी। जो पकी हुई फसलों में अचानक जो तेज आंधी जो आई है, करीब 60-70 किलोमीटर की रफ्तार प्रति घंटा से, उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि फसलें इकट्ठी करके रखी हुई थी और वो सारी उड़ गई। उसके ऊपर बारिश होगी। बारिश होने से क्या है कि सारे उस जो फसल की जो क्वालिटी है, जो उपज की गुणवत्ता है, वो काफी खराब हो जाती है। जिससे क्या है कि अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता और जो फसल है उसके आधे दाम मिलते हैं। और इसके साथ साथ 40 से 45% उसमें नुकसान की गुंजाइश बढ़ गई है। क्योंकि जो फसल तो पक गई, पकने के बाद में जो अचानक ओलावृष्टि और जो बेमौसम बारिश हुई है, उससे जो छत्तीसगढ़ है, पुगिल है, बीकानेर है, लोनगंचर है, खाजूवाला है खासतौर से, और जो बीकानेर और जैसलमेर से लगा हुआ फलौदी एरिया है, यहाँ पे खास तौर से जो जीरा है, इसबगोल की खेती होती है। बहुत ही हल्की फसलें होती है जो कि थोड़ी सी हवा में कटी उड़ जाती है। तो जो रफ्तार थी हवा की बहुत तेज थी, उससे नुकसान काफी मात्रा में हुआ है। क्योंकि इस समय गेहूं है, जो है, तो वर्मा जी, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। अगर आप बता पाएं हमारे दर्शकों को कि कौन कौन सी फसल हैं खेतों में जिसको ज्यादा नुकसान पहुंचा है इस वक्त? इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है जो मसाले वाली फसल है, खास तौर से जो यहाँ, क्योंकि ये सूखा क्षेत्र है, यहाँ पे जो ड्राई लैंड में जो जीरे की खेती है काफी मात्रा में होती है। फलोदी कोलाए तो इस एरिया में, इसमें जो जीरा है और इसबगोल, इनको ज्यादा नुकसान है। इसके साथ साथ जो चना की जो फसल है, जो बहुत हल्की होती है, उसको ज्यादा नुकसान हुआ है। जो और क्वालिटी की जो बात करें तो क्वालिटी में जो गेहूं की फसल है और जौ की फसल है, उसको ज्यादा नुकसान है। क्योंकि गेहूं के दाने सारे भीग जाते हैं। भीगने से क्या है कि उसकी सारी जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। उससे क्या है कि जो अपने फसल के ऊपर बहुत नुकसान होता है, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 40-45% नुकसान इसमें फसलों में हो गया है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 40 से 45% का नुकसान पहुंचा, आप ये कह रहे हैं। आप बने रहें सर, हमारे साथ किसान भी जुड़ रहे हैं। गंगानगर से श्रीपाल शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपकी खेती को कितना डैमेज पहुंचा है? आपके इलाके में किस तरह से ये मौसम का कहर बरपा है, इसको जरा अगर आप बता पाए तो। नमस्कार मृत्युंजय जी, फसल के नुकसान की अगर बात करें तो जिन फसलों में कटाई हो चुकी थी
उन फसलों में तो कम नुकसान है। जैसे सरसों की अगर बात करें तो खड़ी जो फसल थी सरसों की, और इतना भयंकर तूफान था कि आपस में सरसों की बलियां टकराने से सूखी हुई जो सरसों की फसल थी उसमें से सरसों के दाने निकल के जमीन पे गिर गए। कटी हुई जो फसल थी, जो इकट्ठी की हुई थी, वो फसल मतलब जैसे एक मंडली होती है सरसों की, एक जगह इकट्ठी करते हैं, वो उड़ गई आंधियों से। चने की जो फसल थी उसी तरह से चने की फसल में भी नुकसान हुआ है, वो उड़ गई। और गेहूं की जो फसल थी, गेहूं की अभी कटाई शुरू नहीं हुई, गेहूं की कटाई 5-10 दिन बाद में शुरू होगी, लेकिन गेहूं की जो फसल थी और बढ़वार की हुई फसल थी तो वो एकदम से ऊपर से क्या है कि पकाव की अवस्था में थी, तो बलियों का पूरा वजन था और आंधी की चपेट से वो एकदम सारी की सारी फसल जो है वो जमीन पे बिछाई गई है चादर की तरह, तो उसमें भी नुकसान बड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के हर फसल में कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। कितना हुआ है कैसा, अब वो गेहूं की कटाई के बाद पता चलेगा कि गेहूं में कितना नुकसान हुआ है। और किसी किसान की अगर अच्छे तरीके से समुचित तरीके से व्यवस्था करके और फसल का संग्रहण किया गया था कटी हुई फसल का, तो उसमें कम हुआ है, और तो थोड़ा लूज छोड़ दिया गया उसमें थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इस तरह से अलग अलग है, आंकलन सटीक आंकलन नहीं लगा सकते कितना नुकसान हुआ है, लेकिन हर फसल में कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। मृत्युंजय जी, अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सारी जो रबी की फसलें हैं उसको नुकसान पहुंचा है, और ये बहुत दुखद है कि किसानों ने पूरी मेहनत की और जब फसल तैयार हो गई इसमें और ज़्यादा दर्द होता है। आप सोचिए कि जब फसल तैयार हो गई, अब किसानों के घर में फसल आने वाली थी और उस वक्त इस तरह से मार पड़ी है नेचर की, और एक एक झटके में ही किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। ये बहुत दुखद है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से देखेगी, संज्ञान में लेगी, और किसानों को जो नुकसान पहुंचा है, नुकसान हुआ है, उसका सरकार पूरा का पूरा मुआवजा देगी, ताकि किसानों की हिम्मत ना टूटे, हौसला बनी रहे, और ताकि अगली बार फिर वो खेती करने की सोचें, क्योंकि लंबी मेहनत लगती है, लंबा वक्त लगता है। और आप सोचिए कि जब फसल कट के जब मेच्योर्ड होने के कगार पे फसल है और तब इस तरह की आफत आ जाए, आसमानी आफत, तो किसानों को बहुत निराशा हाथ लगती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकारें इसको बहुत गंभीरता से देख रही होंगी और जल्द से जल्द किसानों के लिए अच्छे मुआवजे का ऐलान राज्य सरकारें करेंगी। बहुत शुक्रिया श्रीपाल शर्मा जी आपका, और इंद्र मोहन वर्मा जी आपका ग्राउंड सिचुएशन हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब हम बात करते हैं, चूंकि एग्री मार्केट की भी बात हो रही थी, ओवरऑल अनुज जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एग्री मार्केट का अभी सेंटीमेंट आपको कैसा लग रहा है, और कल के कारोबार के लिहाज से एग्री में कहां पर नजर रखनी चाहिए? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। देखिए, अगर हम देखें तो फेस्टिवल सीजन होली का जो त्यौहार है वो अब ऑलमोस्ट पास आ गया है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कम वॉलेटिलिटी देखेंगे मार्केट में। मगर ये है कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी हम यहाँ पे आता हुआ देख रहे हैं। हमने स्पाइसेस में गिरावट आते हुए देखी है, हमने पल्सेस के अंदर गिरावट आते हुए देखी है, इवन एडिबल ऑयल में भी हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो हमें लगता है कि ये जो आगे के 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, यहाँ पर हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे। मगर फिलहाल जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बना था, अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो वहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बनना चाहिए, और साथ में अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो वहाँ पर भी हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे। जहाँ तक अगर हम ग्वार सीड ग्वारगा में चने की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और गहरा सकता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि मिला जुला रुख एडिबल ऑयल्स में रहेगा और स्पाइसेस में रहेगा। तो पूरा एग्रीकल्चर जो मार्केट है वो एक मिले जुले रुख के साथ रहेगा। मगर फिलहाल 2 दिन के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, तो एक रेंज बाउंड आप कह रहे हैं कि ट्रेड देखने को मिलेगा। और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कैलाश जी नमस्कार, पूछिए। नमस्कार सर। सर, कॉपर का ट्रेंड क्या रहेगा? क्या पोजीशन बढ़ानी चाहिए फिलहाल कंडीशन में? कॉपर में आपको पोजीशन बनानी है और 677 के आसपास है अप्रैल का वायदा कॉपर का, इस वक्त ट्रेड ले रहा है। बताएं भाविक जी, क्या करना चाहिए कॉपर में अभी? देखिए मृत्युंजय जी, आज कॉपर का अगर लो अप्रैल का वायदा देखें तो 668 है, हाई 678 है, तो इंट्राडे में 10 रुपए की तो ऑलरेडी मूव आ चुकी है। बट ओवरऑल मुझे अभी भी लग रहा है कि जब तक 664 कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल ब्रेक नहीं करता है तब तक एटलीस्ट बाय में ही बने रहने चाहिए। 10 रुपए की मूवमेंट आई है, एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट 3 या 4 रुपए थोड़ा नीचे आता है 675 से 674 के करीब, तो वहां से एक बार बाय कर सकते हैं 670 के स्टॉप लॉस से। और टारगेट आज के लिए बना रखिए 680 का। ओके, ठीक है।
अगला सवाल बीकानेर से आ रहा है, पूछिए सर। सर ये आपको आज सुबह न्यूज में बताया था कि जीरा की अभी तूफान वगैरह आ गया, उसके कारण क्रॉप खराब हुई है। पर सर 3,90,000 मेट्रिक टन का जीरा उत्पादन हुआ है इस बार और हाईएस्ट बम्पर प्लस क्रॉप्स है। आप कुछ भी न्यूज में चला के आप किसी भी एक्सपर्ट को बुलाते के आप रिपोर्ट बता दी जाती है। ये आज ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ बीकानेर से 3,90,000 अभी हमारे साथ जीरा बन नहीं, रहा है। आप तो सर अभी हमारे साथ बीकानेर से ही कृषि वैज्ञानिक जुड़े थे, इंद्रमोहन वर्मा, और उन्होंने वैज्ञानिक हैं, वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने अभी आपसे जब बात हो रही है, कुछ देर पहले ही, आपसे बात होने से ठीक कुछ देर पहले बीकानेर के वैज्ञानिक, बहुत रिप्यूटेड वैज्ञानिक है, वहाँ के आधिकारिक पोस्ट पर हैं इंद्रमोहन वर्मा जी, और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वहाँ पर नुकसान हुआ है। हम अलग अलग सोर्सेज से हम बात कर रहे हैं, हम अलग अलग वहाँ, आप जहाँ से बात कर रहे हैं वहाँ के लोकल अखबारों में देख लीजिए, आज फ्रंट पेज की खबर है सारे न्यूज़पेपर में वहाँ पर, और सब जगह इस बात को बहुत ही प्रमुखता से छापा गया है, बताया गया है कि फसलों को नुकसान पहुँचा है। आपका अपना कोई इंटरेस्ट हो तो वो अलग मसला है, लेकिन हमारा काम है रिपोर्ट करना, रिपोर्ट बताना। आप जो बात कह रहे हैं हम उसको भी, आपने जो बात बोली वो भी लोगों तक पहुँच रही है, उसको भी क्रॉस चेक किया जाएगा। हम अपनी बात कोई नहीं रख रहे हैं, हम तो ग्राउंड सिचुएशन बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों से वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, वहाँ के अखबारों में क्या लिखा जा रहा है, उन चीज़ों को हम रिपोर्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं। अच्छा, इस बीच चलिए क्रूड का मार्केट हम देख लेते हैं एक वक्त, क्योंकि क्रूड में जो गिरावट थी उसके बाद रिकवरी आ गई है। तो अनुज जी, क्या ये रिकवरी क्रूड की टिकेगी क्या? मिथुन जी देखिए, आज हमने एक रिकवरी यहाँ पर आते हुए देखी है, क्योंकि एक जियोपॉलिटिकल टेंशन दोबारा से देखने को मिली है। और अगर हम इसको प्राइस वाइज भी देखें तो ये जो कल लो मारा था वो एक कॉन्ट्रैक्ट का लो था, जहाँ से हमने रिकवरी आते हुए देखी है। तो ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट लो के आसपास आया है, तो टेक्निकल बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिला है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी हम देखें तो करीबन $57 के आसपास के लेवल्स आ गए थे, तो वहाँ से एक रिकवरी हुई है। तो सपोर्ट जोन के आसपास है, और मुझे लगता है कि जहाँ हमने $68 के लेवल देखे थे वहाँ पे $57 के लेवल आ गए, तो ऑलमोस्ट $10 की गिरावट आ गई है। तो एक छोटा सा बाउंस बैक जो है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इसका फायदा मुझे लगता है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उठाया जा सकता है। तो आज हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाएं 4,270 के आसपास, स्टॉप लॉस 4,220 का लगाएं, टारगेट 4,350 तक देखने को मिल सकता है। तो एक बॉटम बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ सकती है। हालांकि यहाँ पर जो कोरोना वायरस की वजह से डिमांड कम होने की आशंका है वो यहाँ पर अभी भी है। यूएस की इन्वेंट्री भी आज शाम को रिलीज होनी है, तो वो देखकर मुझे लगता है कि मार्केट में फिलहाल एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्राडे के लिए खरीदारी की सलाह है। अनुज जी, बेस मेटल का मार्केट आपको कैसा लग रहा है, और आज के लिए आपकी कोई पिक? मृदु जी देखिए, पिछले 2 दिनों में हमने काफ़ी गिरावट आते हुए देखी थी। आज एक शॉर्ट कवरिंग बेस मेटल में देखने को मिली है। कल जो डेटा आए थे थोड़ा सा सपोर्टिव थे, जिसकी वजह से हमने बेस मेटल में रिकवरी देखी है। हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में बेस मेटल में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। टॉप पिक पे हमने कॉपर को चुना है। हमें लगता है कॉपर में खरीदारी करके चलें अराउंड 667 668 के आसपास। करंट रेट के 1-2 रुपये ऊपर नीचे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 662 पे लगाएं, टारगेट 678 680 तक देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल में कॉपर हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है, चांदी का मार्केट आपको भाविक पटेल जी कैसा लग रहा है आज के लिए, और क्या ट्रेड लिया जाए चांदी में? देखिए मृत्यु जी, 3 दिन में गिरावट के बाद आज थोड़ी बहुत चांदी में हमने एटलीस्ट रिकवरी देखने को मिली। एटलीस्ट मॉर्निंग सेशन में अगर देखें तो पॉजिटिव है, और आज के दिन अगर डॉलर देखें तो डॉलर भी स्ट्रांग है। तो इनफैक्ट डॉलर स्ट्रांग है, इन स्पाइट ऑफ दैट प्रेशियस मेटल्स में थोड़ी बहुत पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा बहुत और चांदी ऊपर जा सकता है। टेक्निकली भी अगर देखें तो 65,000 का एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तो आज के दिन 65,000 के करीब लॉन्ग कर सकते हैं। 64,700 से 64,600 का स्टॉप लॉस रखिए, और टारगेट रख सकते हैं 65,700 का। ठीक है, अगला सवाल राजेश का है, सिरसा से हमारे साथ हैं राजेश। पूछिए राजेश जी। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार सर, पूछें। सर मैंने 1.5 साल पहले ग्वार लिया था 3950 में, आज 3550 का भाव है। सर ये ऊपर कब तक जाएगा? केडिया साहब बोल रहे थे 15 मार्च के बाद ये ठीक होना शुरू हो जाएगा।
और सर पैसे अड़वा किसी से लेके भरा था ये। भाविक पटेल जी, क्या लगता है ग्वार में आगे कुछ तेजी की संभावना या उम्मीद आपको दिख रही है क्या? देखिए, ओवरऑल अभी भी मुझे लग रहा है कि गुआर में थोड़ा बहुत साइडवेज ही रहेगा। अगर इंटरनेशनल में भी देखें तो जिस हिसाब से यूरोप में रिकवरी नहीं आ रही है, इनफैक्ट वापस से ये लॉकडाउन हो रहा है, तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट में भी काफ़ी क्रैश हुआ है। और मिलर्स जो लोग हैं वो लोग ने भी इनफैक्ट जो बाइंग है वो कम कर दिया है, तो उसकी वजह से प्राइसेस में इफेक्ट हो रहा है। अगर चार्ट में भी मैं देखूँ तो मुझे नहीं लग रहा है जब तक 4000 के ऊपर आएगा तब तक सस्टेन कर पाएगा प्राइसेस। इनफैक्ट मुझे अभी भी लग रहा है कि नीचे 3700 अगर ब्रेक करता है तो 3500 तक आ सकता है। तो फिलहाल तो एटलीस्ट 15-20 दिन तक मुझे नहीं लग रहा कि गुआर में कोई तेजी आ सकती है। जी, बहुत शुक्रिया भाविक पटेल जी आपका, अनुज गुप्ता जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।